Guys, let's welcome MBBS and MD doctor who's also ex-faculty at AIIMS, पद्म श्री अवार्डी डॉक्टर महिपाल सिंह सचदेव, जो कि कैटरैक्ट और रिफ्रैक्टिव सर्जरीज में पायनियर हैं। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं रिमाइंड करवाना चाहूंगी कि इस चैनल पर हम एवरी वीक हेल्थ, वेलनेस, फिटनेस पे एक नया पॉडकास्ट लेकर आते हैं, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नाउ लेट्स डाइव इनटू इट। जिनकी विजन ठीक है, जिनको क्लियरली दिख रहा है, जो आराम से पढ़ पा रहे हैं, वो अपनी विजन को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जब तक आंखों से पानी ना आने लगे या फिर सिर दर्द ना शुरू हो जाए, तब तक हम आंखों के डॉक्टर के पास नहीं जाते। ये मान लेते हैं कि हमारी आईज हेल्थ, हमारी विजन बिल्कुल ठीक है। इज दैट ट्रू? एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब कोई बच्चा आता है स्कूल में, उसका स्कूल का विजन टेस्ट होता है और उसके बाद उसको पता चलता है यकलख्त के वो पढ़ नहीं पा रहा। मदर फादर आते हैं और उनको बताया जाता है कि बच्चे का चश्मे का नंबर है, तो दे स्टार्ट क्राइंग, दे पुट द ब्लेम ऑन द चाइल्ड। ओके। कि बच्चे ने बताया ही नहीं कि भाई हमें ठीक नहीं दिखता। सो द मेन प्रॉब्लम इज द इवैल्यूएशन ऑफ योर विजन, ओके। जो कि पैदाइश पे भी नहीं होती, बच्चा जब स्कूल जाता है तब भी नहीं होती और हर साल नहीं होती। ओके। अगर आप ये लेके चलें कि आज की तारीख में बच्चों को चश्मे की ज़रूरत लगभग 1 से 2% एवरी ईयर इंडिया में इंक्रीज हो रही है। इफ़ यू लुक एट चाइना, कोरिया, you look at Hong Kong, Singapore, etc., 70% of the teenagers require minus glasses. Okay. यानी कि there is a myopia epidemic that is sweeping the world. और ये जो मायोपिया का या चश्मे की ज़रूरत का एपिडेमिक है, ये खास तौर पर कोविड के बाद उभर के आया, क्योंकि कोविड में हम सब के सब अपने घरों में सिमट के रह गए और बाहर का कोई काम नहीं किया, सनलाइट का एक्सपोजर नहीं हुआ और सारी देर आप नज़दीक का काम करते रहे। यहाँ आप बच्चों के स्कूल हो गए, टैब पे हो गए, टैबलेट्स हो गए, कंप्यूटर हो गया वगैरह। और भगवान ने ये जो आंख बनाई है वो बेसिकली डिस्टेंस विजन के लिए बनाई है। Okay. जितना आप नज़दीक का ज़्यादा काम करते हैं उतना आपको स्ट्रेन मिलता है, स्ट्रेन पड़ता है, और ये स्ट्रेन से ये इट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड कि दिस इज़ अ मायोपिक स्टिमुलस। मायोपिया का क्या मतलब? जिनको माइनस का चश्मा होता है। तो ये 100% ये आप लेके चलिए, ये हमारी अनगैली है कि हम अपनी विजन को चेक नहीं कराते। माँ बाप की अनगैली है कि वो बच्चे की विजन कभी चेक नहीं कराते, और अगर बच्चे को कम दिखता तो कहते हैं उसने बताया नहीं। स्कूल में टीचर डांटता है कि आपकी परफॉर्मेंस कम हो रही है, मगर वो प्रॉब्लम ये है कि बच्चा पीछे बैठा हुआ है और उसको बोर्ड नहीं दिख रहा। ये बच्चा आउटडोर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं लेगा, स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं लेगा, इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू और अ चाइल्ड इज नॉट एबल टू सी क्लियरली। तो अगर आप हर महीने, हर 2 महीने, तीसरे महीने बच्चे का वेट देख रहे हैं और बच्चे की हाइट देख रहे हैं, तो विजन भी तो एक छोटी सी चीज है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट्स ऑफ गॉड, आई वुड से। आपने बताया बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट के पता ही नहीं है लोगों को, स्पेशली बच्चों को पता ही नहीं है कि ठीक विजन है क्या, विच इज सच एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। सॉल्यूशन क्या है इसका? कैसे बच्चे घर पे खुद टेस्ट कर सकते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ, कि चलो आज इनका विजन टेस्ट करते हैं। जैसे हाइट देखना आसान है, वेट देखना आसान है, तो विजन कैसे उनकी टेस्ट कर सकते हैं? विजन देखना सबसे आसान है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में घर में आप कोई भी चीज, जैसे घड़ी लगी हो या टेलीविजन में नीचे सबटाइटल्स वगैरह आते हैं, और ये जरूरी है कि दोनों आंख से इकट्ठा ना देखें। अच्छा। एक आंख को सेपरेटली देखें, बिकॉज वन आई मे बी हैविंग गुड विजन एंड द अदर आई मे बी हैविंग सब नॉर्मल विजन। तो आपको इंडिविजुअली दोनों आईज को सेपरेटली टेस्ट करना है। तो अगर माँ को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से एक चीज दिख रही है और बच्चे को नहीं दिख रही, तो दैट इज अ वेरी सिंपल टेस्ट। बच्चों को आप पिक्टोरियल चार्ट्स दिखा सकते हैं। जो बच्चे ABCD वगैरह अभी नहीं पढ़ सकते, उनके लिए पिक्टोरियल चार्ट्स होते हैं, कैट बना हुआ है, माउस बना हुआ है वगैरह, तो दे हैव टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर थिंग। कंप्यूटर में देयर आर सॉफ्टवेयर्स और देयर आर दीज वेरियस प्लेसेस वेयर यू कैन गो टू से वी वांट टू चेक योर विजन। और कंप्यूटर पे आपको वो चार्ट आ जाएगा जिसको हम स्नेनल चार्ट कहते हैं। जो कुछ भी है, यू हैव टू जस्ट फीड इन कि मेरा कंप्यूटर की स्क्रीन ये है, एट व्हाट डिस्टेंस एम आई गोइंग टू चेक,
and accordingly the angle that the letter is going to subtend on the eye, that can be fixed and they can say कि भाई ये जो विजन है ये नॉर्मल है. तो विजन चेक करने की आपकी नियत होनी चाहिए. उसको चेक करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल कोई मुश्किल बात नहीं है. फ्रॉम द टाइम द चाइल्ड इज born, every year the child should get an eye examination done. एकदम जो अभी न्यू बॉर्न बेबी है जी. उसकी विजन कैसे टेस्ट कर सकते हैं? Whether the child is following light or not, you have to see the alignment of the two eyes. Simple test है, टॉर्च आप शाइन करिए आंख में, तो वो जो लाइट है वो आपका प्यूपिल जो होता है उसके सेंटर में दोनों आंख में आ रही है कि नहीं आ रही है. सो दोज आर सिंपल थिंग्स. इफ वन आई इज वीक तो स्क्विंट डेवलप हो सकता है, एक आंख अंदर या बाहर को जा सकती है वगैरह. तो एंड सम पीपल थिंक कि भाई अभी बच्चा है, स्क्विंट है, टाइम से ठीक हो जाएगा वगैरह. उससे मतलब कि काफ़ी घातक चीज़ बोल दो या जो मर्जी कह दो, वो जो स्क्विंटिंग आई है वो लेजी आई हो जाती है. ये जो स्क्विंटेड आईज होती हैं क्यों होती हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है? बच्चे की जो विजन है वो 5-6 साल तक पूरी डेवलप हो जाती है. यदि आपको जन्म से ही एक आई को स्टिमुलस प्रॉपर ना मिला हो तो वो आई लेजी हो जाती है. देखिए ब्रेन के अंदर 2 आंखें होती हैं, वो दोनों आंखें सिमेट्रिकल सिग्नल देती हैं, ब्रेन उसको फ्यूज करके सिंगल सिग्नल बनाता है. अगर एक आंख से ब्लरी विजन जा रही है और दूसरी आंख से नॉर्मल विजन जा रही है तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा. सिंपल भाषा में बता रहा हूँ. तो ब्रेन कंफ्यूज होगा तो वो एक आई की विजन को सप्रेस कर देगा. दैट विल, जैसे कार में स्टेपनी पड़ी होती है, आप समझिए स्टेपनी है, वो एक दिखने को आंख है मगर उसकी विजन जो है वो ब्रेन उसको डिसरिगार्ड कर रहा है. सो दैट बिकम्स अ लेजी आई और एन एम्ब्लायोपिक आई, एंड दिस इज परमानेंट. मतलब हमारा ब्रेन एक आई को ज्यादा प्रेफरेंस देता है. हाँ. जिससे दूसरी आई कम एक्शन में आती है, क्योंकि एक आंख से विजन नॉर्मल आ रही है, एक आंख से ब्लरी आ रही है, तो दोनों चीजें एक उसको फ्यूज नहीं कर सकता ब्रेन. तो क्या करेगा ब्रेन अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक इमेज को डिसरिगार्ड कर देगा. और बच्चों को नंबर कई बार पेरेंट्स जो है अवॉइड कर देते हैं कि नहीं जी बच्चे को नंबर है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, छोड़ दो. ये बिल्कुल गलत बात है. इफ द चाइल्ड रिक्वायर्स ग्लासेस for the healthy growth of an individual, intellectual growth, his school education, etc., the child should be wearing glasses. There was a study which we participated in, and this is way back in the mid-90s. Okay. And in good private schools of Delhi, for every one child जो चश्मा पहन रहा था, there was another child in that school who did not know that he or she needed to wear glasses. So that is even in literate parents and children in good school के आपको मालूम ही नहीं है कि बच्चे को चश्मे की ज़रूरत है. एंड ये इंसिडेंस जो है, जो मैं कर रहा हूँ फिगर, ये 1 से 2% पर ईयर बढ़ रहा है. आज की तारीख में इट विल बी नियरली अबाउट 25 to 30% के बीच में. सिंगापुर में आज की तारीख में उन्होंने आउटडोर एक्टिविटीज़ को मैंडेटरी कर दिया है इन स्कूल्स. There are incentives given to children being out because you have the sunlight के exposure से आई की हेल्थ, मेलेटोनिन वगैरह वो आपकी बेटर रहती है. सम आप अंदर सिमट के रह रहे हैं, उससे आपका आंखों पे भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है. नज़दीक के टैबलेट्स, फ़ोन वगैरह देख रहे हैं, उससे डेफिनेटली आंखों पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है. और इंसिडेंस ऑफ मायोपिया इज इंक्रीजिंग, इट इज गैलपिंग. एंड बाय द ईयर 2050 it is estimated that half of the world will require myopic glasses. इसका मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या है? लाइफस्टाइल. देखिए, nutrition was supposed to be one contributing factor. Green leafy vegetables, etc., sources rich in vitamin A should be taken. But main इसका जो कारण है वो digital eye strain है. Okay. That is one of the leading causes of increase in myopia. जैसे मैंने पहले जिक्र किया है, दोबारा बोलता हूँ, आंख दूर के लिए बनी है. जब आप नज़दीक पे देखेंगे, आई के अंदर स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन से आई के अंदर मायोपिक स्टिमुलस होगा, आई के अंदर आई की लेंथ उससे बढ़ती है. लैक ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट, दैट इज द थर्ड. एंड ऑब्वियसली द फोर्थ थिंग इज हेरिडिटरी. कि अगर आपके पेरेंट्स को माइनस का चश्मा लगा हुआ है तो आपको भी चांसेस हैं कि माइनस का नंबर लगेगा आपको. स्क्रीन आपने सबसे बड़ा इसका रीज़न बताया, और आपने बोला कि दूर का देखने में फार साइटेडनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप
अगर आप अपनी आंखों को एक्सपोजर देते हो, तो स्क्रीन्स देखते हो, नज़दीक से देखते हो, तो आंखें जल्दी ख़राब होती हैं। इसका मतलब ये है कि टीवी उतना हार्म नहीं करता जितना मोबाइल फ़ोन्स हार्म करते हैं, क्योंकि टीवी की स्क्रीन रिलेटिवली बड़ी है, दूर है। There is something called as accommodation reflex. हम्म When you are looking at a distance, तो आपके आई के मसल्स रिलैक्स्ड हैं। आई के अंदर एक लेंस होता है, नॉर्मल लेंस होता है, जी। जिसका हम कर्वेचर चेंज कर सकते हैं। हम मीन्स इन द बॉडी देयर आर द मसल्स और द जोन्यूल्स विद सीलरी प्रोसेसेस अराउंड इट, जिससे के कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करने से जो लेंस है, जो कि बाई कॉन्वेक्स चीज है, उसका आप कर्वेचर चेंज कर सकते हैं। तो जैसे वो जितनी दूर और पास वो चीज है, उसके हिसाब से वो उससे हिसाब से उसका कर्वेचर, ये बच्चों में चेंज होता है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं 45 years, दैट एबिलिटी टू चेंज द कर्वेचर गोज डाउन बिकॉज द लेंस बिकम्स लेस इलास्टिक। तो बच्चा या कोई भी यंग आदमी अगर दूर देख रहा है तो उसके आई के मसल्स रिलैक्स टोन में है। अगर आप पास देख रहे हैं तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं मसल्स को, और वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने से लेंस की क्षमता मतलब अकोमोडेट, सो जितनी नज़दीक आप चीज़ देख रहे हैं उतनी ज़्यादा अकोमोडेटिव पावर चाहिए आपको। 3 बंदरों की बात होती थी, तो बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, तो अब चौथा बंदर आ गया जो कि फोन पे जहाँ बुरा देखता है, ना सुनता है, ना कहता है, ना कुछ है, वो सिर्फ फोन पे ही लगा रहता है। सो दैट इज द काइंड ऑफ अ सिचुएशन दैट वी आर इन, एंड दैट्स हाउ द चिल्ड्रन आर। देयर आर नो आउटडोर एक्टिविटीज, देयर आर नथिंग, इट्स ऑल नियर। If you are supposing playing football, you are playing cricket, etc., you are not concentrating for near. You played racket sports, badminton, etc., etc. How many children are doing that? So that is the entire thing. But जो मैं चीज़ कह रहा था कि आज से कुछ साल पहले कोई ऐसी चीज़ नहीं होती थी। आज की तारीख में 2 चीज़ें बड़ी सक्सेसफुल हुई हैं। एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं एट्रोपिन आई ड्रॉप्स। बहुत सालों से ये दवाई हमारे पास थी, जो कि आंख के मसल्स को रिलैक्स करते हैं। आप कभी आंख के डॉक्टर के पास गए हो तो दवाई डालते हैं ना पुतली फैलाने के लिए, वो डायलेटर मेडिसिन होते हैं। तो एट्रोपिन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डायलेटर। उसको यूजुअली हम 1% में यूज करते हैं, मगर इट हैज बीन शोन कि इफ वी आर यूजिंग इट एट अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.01%, अब कुछ 0.05 के ऊपर भी कर रहे हैं, दैट इज अ वेरी डाइल्यूटेड डोज। So what does it do? It will relax the muscles and it will not allow the muscles to get a strain. With that, the incidence of myopia progression has been shown to retard. Significant thing. Wow. And we are giving this in children once at night for continuous periods. Okay? दूसरी टेक्निक आई है जो कि स्पेशल टाइप ऑफ चश्मे है। एक तरह के डिफरेंट लेंसलेट अरेज समझ लीजिए, वो लगे होते हैं जिससे कि पर्दे के पेरिफ्री को स्टिमुलेट किया जाता है। नॉर्मली आप चश्मा पहनते हैं तो लाइट आपकी सीधी चली जाती है, उसमें पेरिफ्री ऑफ द रेटिना स्टिमुलेट नहीं होता, एंड दैट इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी अ स्टिमुलस फॉर मायोपिया प्रोग्रेशन। तो इसमें जो लाइट है वो साइडों को भी स्टिमुलेट करती है रेटिना के, और इससे प्रोग्रेशन रुकती है। स्टडीज हैव शोन बोथ दीज टेक्निक्स, लो डोज ऑफ एट्रोपिन and use of myopia progression lenses in your glasses. Both these things have led to a reduction in the progression of myopia. Myopia is the use of minus power glasses. तो ये एक थोड़ी सी मतलब किरण है होप की कि भाई इससे बच्चों की प्रोग्रेशन ऑफ मायोपिया रुक सकती है। जब आप ये आई ड्रॉप्स डालते हो तो आपको दिखता क्लियरली, बच्चों को दिखता है, बड़े लोगों में डालोगे तो दिक्कत होगी, आपको नजदीक का दिखने में दिक्कत होगी, क्योंकि बच्चों की अकोमोडेशन बहुत स्ट्रांग होती है, जैसे मैंने बोला ना, क्योंकि जैसे एज होती है तो इलास्टिसिटी ऑफ द लेंस बिकम्स डाउन, तो बच्चों की अकोमोडेशन स्ट्रांग होती है। तो उसमें अगर थोड़ा सा आप उसको कम करेंगे तो उसके बावजूद बच्चे को नजदीक का ठीक दिखेगा, अच्छा दिखेगा। इज इट लाइक आंखों का स्पा कि मसल्स को रिलैक्स कर दिया, मसल्स को रिलैक्स कर दिया, बट और अच्छा परफॉर्म कर सके अंडर मेडिकल गाइडेंस, दैट इज व्हाट इट इज। अगर किसी बच्चे को प्लस का नंबर है तो उसमें ये काम नहीं करेगा, उसमें उल्टा काम करेगा। अच्छा, तो माइनस के नंबर के लिए ये नॉर्मली काम करता है। अगर किसी को प्योर सिलिंड्रिकल पावर है तो भी उसमें नहीं काम करेगा। तो मायोपिया जिनको है माइनस का नंबर और जिसमें मायोपिया प्रोग्रेस कर रहा है, उसमें ये यूज किया जा सकता है। बट ये हमेशा डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही होना चाहिए, नॉट ऑफ द काउंटर। डेफिनेटली नॉट ऑफ द काउंटर। जो हम एक आर्टिफिशियल लेंस लगा रहे हैं वो किस चीज का बना होता है? पायलट्स ऑफ द ब्रिटिश एयरफोर्स, ग्लास शटर होता है उनकी कॉकपिट का,
उसके टुकड़े आंख में होते हैं। एन आई स्पेशलिस्ट सीज दिस, सर हैरल्ड रिडली। फॉरेन बॉडी पड़ी हुई है, साल से पड़ी हुई है या 2 साल से पड़ी हुई है, कोई इन्फ्लेमेशन कॉज नहीं कर रही। अगर प्लास्टिक की चीज आंख में पड़ी रह सकती है और उसमें कोई रिएक्शन नहीं आता, तो हम प्लास्टिक की चीज के अंदर पावर भी डाल सकते हैं। अगर आप इन पॉडकास्ट के ऑडियो वर्जन सुनना चाहें तो आप हमें स्पॉटिफाई पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नाउ लेट्स गेट बैक। अभी हमने बच्चों की प्राइमरीली बात करी। अगर हम टीनेजर्स या फिर अडल्ट्स की भी बात करें तो स्क्रीन यूजेज बहुत ज़्यादा है, और वो कुछ इस लेवल का है कि अवॉइडेबल नहीं है। बच्चों में तो कह सकते हैं कि फ़ोन मत दो उनको, आईपैड्स मत दो, खेलने जाने दो, बट अडल्ट्स जो जॉब कर रहे हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, स्क्रीन यूजेज उनका है ही है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। और मोस्टली शायद ऐसे में सिर्फ एक ही उन्हें इसका सॉल्यूशन मिलता है कि हम एक ग्लासेस लगा लें, जिससे हमारा जो डायरेक्टली हम सिस्टम्स लैपटॉप्स ना यूज़ करें, हम ग्लासेस लगा लें। क्या सिर्फ चश्मा लगाना काफ़ी है? पहली चीज ये है कि चश्मा जो आपको नंबर का है, वो यदि आपको जरूरत है तो वो हर हाल में लगाइए। वो तो लगाना ही है, वो लगाना ही है, मगर वो भी लोग लगाते नहीं है। दूसरी बात आती है ब्लू कट। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली व्हाटएवर यू विश टू से, अभी एविडेंस उसका हाफ बेक्ड है। आई से रिलेटेड नहीं है, बट योर पोस्चर शुड बी गुड, योर डिस्टेंस शुड बी एडिक्वेट, एंड यू शुड बी गिविंग रेस्ट इन बिटवीन। जिन लोगों का रेगुलर स्क्रीन टाइम है, वो किस तरह से स्क्रीन से ब्रेक ले सकते हैं? 20-20-20 rule. After 20 minutes, give a break for at least 20 seconds. Look at a distance of 20 feet and blink 20 times. Okay, so this is what normally helps. जो स्क्रीन की बात कर रहा था मैं, स्क्रीन कर रहे हैं, यहाँ ब्लू कट लेंसेज लगा रहे हैं, उससे आपकी यूवी लाइट या हार्मफुल रेज जो है वो आईज के अंदर नहीं जाती हैं। कॉन्ट्रास्ट अगर आपका ज़्यादा ब्राइट वगैरह ना हो तो उसमें आपको बेटर रहता है, बिकॉज योर आईज शुड नॉट बी, अगर आपकी आईज बहुत ज़्यादा फोटोफोबिक या लाइट को इनटॉलरेंट हो तो कॉन्ट्रास्ट आपको ठीक नहीं दिखेगा। What is the ideal screen brightness for phone and for laptop? See, ideal screen brightness is where you feel the most comfortable as regards seeing particular this thing. There should not be mixing up of the letters, etc. that you are seeing. And the second thing is the font size. So you have to adjust the font size according to what your requirement is. If you are nearer to 40, you would definitely require a bigger font size. Okay. So wetting drops, that is another thing that helps. Lubricating eye drops, and these are off the counter medicines, and several of them are available. So if you are blinking fully, see when you are working on a computer, what all is happening? You are having a partial blink. Yes. When you are looking at something, normally you don't blink fully. मैंने कहीं पढ़ा था कि जब हम स्क्रीन्स पे देख रहे होते हैं तो हमारा जो ब्लिंकिंग रेट है वो 66% कम हो जाता है। वही, because you are doing a partial blink and you are not making this thing, तो टीयर ब्रेकअप करता है। there is something called as a tear breakup time, तो उससे आपकी जो सतह है आउटर वो खराब जाता है। by the time you have worked couple of hours onto the screen, you get red scratchy eyes, you feel irritable. So if you put a drop of lubricant, which is artificial tears, which give you instant relief. Okay. So those are soothing drops, so they have to be done. Anyone can use them. They should use it. They should. Everyone should keep this bottle in their bags, especially those who use screens, and keep using them. Yeah. See, in India and specifically in Delhi, the pollution, उसमें जो particulate matter है और जो आपके हाइड्रोकार्बन वगैरह जो कुछ भी हैं वो टीयर फिल्म को खुरदरा बना रहे हैं। सो 2 चीज़ें हो रही हैं, 3 चीज़ें हो रही हैं। एक क्वांटिटी ऑफ टीयर्स कम हो रहे हैं, एक क्वालिटी ऑफ टीयर्स हो रहे हैं, यानी कि खुरदरा बना रहा है, और तीसरा आपकी रीसर्फेसिंग वगैरह आप नहीं करते बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ द ऑक्यूपेशन। सो दैट इज डेलेटीरियस ऑन टू द आईज। सो ल्यूब्रिकेटिंग ड्रॉप्स कैन हेल्प, या बिकॉज दे आर टोटली इनॉक्यूअस। आप अपनी आंसू जो बनते हैं, जो नॉर्मल बेसलाइन, रोने वाले आंसू नहीं, जो नॉर्मल बेसलाइन आंसू है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो बाय अनदर फॉर्म ऑफ लुब्रिकेंट। वैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे। अभी कुछ टाइम पहले मेरी आंखों में थोड़ा मुझे अनईजीनेस हो रहा था, तो मैंने यही ल्यूब्रिकेटिंग ड्रॉप्स लेकर आई और मैंने उनको 2-3 बार यूज़ करा और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ। आंखों में वो ठंडक, रिलैक्स्ड मसल्स, और मुझे लिटरली ऐसा लगा कि शायद नॉर्मली आंखें ऐसा फील करनी चाहिए जो इन्हें डालने के बाद कर रही हैं। और तब से मैं अपने बैग में रखती हूँ। That is like a nice spa now, you can say that. Yes, this is yeah. Specifically in women, postmenopausal
their hormonal changes leads to a reduction in tear secretion. Oh. So it is pretty helpful for them also. Oh my God. फिर तो उन्हें डेफिनेटली करना चाहिए. जी. एक और हाइजीन रिलेटेड ही सवाल है मेरा. हम वीडियोस बनाते हैं तो हमारी टीम है, क्रिएशन टीम है, एडिटिंग टीम है जो वीडियोस एडिट करती है. तो मैंने हमेशा ये ऑब्जर्व करा है कि जब भी उस केबिन में जाओ तो एकदम अंधेरा होता है. वो लोग एकदम लाइट बंद करके और फिर अपने सिस्टम पे काम करते हैं. क्या ये सही है? नहीं, you should have light coming from the back side. Okay. The other important thing you should check is whether they are crouching or they are doing like this. That is something which is very important because then that leads to a lot of strain. Your eye level monitor should be at the eye level and the proper distance should be maintained. Proper distance. And there should be adequate lighting. But also what is important is you need to give them breaks so they can They go take out. all the breaks, but when they come back, it's No, jet but dark. they should go out not for a smoke, but otherwise for some exposure Yes. to sun. That's something that is important, which is in today's life lacking significantly. Right. You also mentioned appropriate distance from the screen. Yeah. What is the So ideal you look distance? at the diagonal, they actually say anything between 6 to 9 times of that, but that at times is not practical. But at Okay. least for a television, that can be done. Can over we say triangle. at least 1 arm distance? Oh, sure enough. 1 arm would be sufficient. डिपेंड करता है आर्म की आर्म लेंथ क्या है. सो डिस्टेंस हो, सेम लेवल पर हो, रूम प्रॉपरली लिट हो और बीच बीच में ब्रेक ब्रेक्स हो. हो. 20-20-20 रूल फॉलो 20-20-20 करें. rule लुब्रिकेंट follow आई ड्रॉप्स चाहिए. यूज कर सकते हैं. ठीक और है. यदि आपको चश्मे की जरूरत है तो चश्मा पहन के स्क्रीन को देखिए. चश्मा पहन कर, और अगर नहीं है जरूरत तब भी वो एक लगा सकते barrier हैं. के लिए मतलब लगा आई विल सकते हैं, नॉट but बी that सेइंग प्लस और माइनस, बट Okay. नॉर्मली द एविडेंस इज नॉट 100% स्ट्रांग, बट स्क्रीन हैविंग अ ब्लॉकर एक आई प्रोटेक्शन वाला ऑप्शन भी आता है स्क्रीन्स में, वो ऑन कर सकते हैं. और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपने मेंशन की थी वो थी स्क्रीन की ब्राइटनेस और फॉन्ट का साइज. तो ये कुछ हाइजीन फैक्टर्स को अगर फॉलो कर लें तो जो भी लोग स्क्रीन यूज करते हैं ऑफिसेज में फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उनकी आंखें काफी समय तक they'll be able to protect their eyes. Yeah, and also in diet you should be looking at vegetables, you should be looking at fruits, etc. Anything which is pigment. So green leafy vegetable, आम, पपीता, आपका कैरेट्स हो गया, पोपाई वगैरह जैसे आप कार्टून में देखते हैं तो स्पिनिच खाता है. नॉन वेज यू कैन टेक कॉड लिवर ऑयल एटसेट्रा, फिश ऑयल एटसेट्रा, एंड देन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. दे आर हेल्पफुल फॉर गुड हाइजीन ऑफ द रेटिना. तो ये सारी वही चीजें हैं जो अदरवाइज ओवरऑल हेल्थ वाइटैलिटी के लिए भी अच्छी For the हैं, eyes, yes. आंखों के लिए भी अच्छी हैं. तो दे हैव ऑल द रीजंस टू इंक्लूड Sure. दिस इन देयर डाइट. बहुत लोग कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज भी पहनना प्रेफर करते हैं जस्ट टू चेंज द वे दे लुक, बट आर दीज लेंसेज सेफ? और दे आर सेफ अगर आप उसकी प्रॉपर प्रिकॉशंस करें. डोंट स्लीप विद द लेंसेज, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई विल टेल यू. बिकॉज कॉर्निया जो होता है वो ब्रीथ कैसे करता है? एटमॉस्फेयर से ब्रीथ Right. करता है और टीयर्स के फ्लो से होता है. जब आप सोते हैं तो आपकी आंखें बंद होती हैं. तो हर व्यक्ति को देयर इज अ रिलेटिव स्टेट ऑफ हाइपोक्सिया. हर कॉर्निया में जो स्टेट ऑफ हाइपोक्सिया होती है, यानी कि कॉर्निया की ऑक्सीजन कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलती, उससे इन्फेक्शन का चांस बढ़ता है कॉन्टैक्ट लेंसेज से. सो इट हैज बीन क्लियरली शोन दैट ओवरनाइट वियर ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज कैन इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन. दैट इज द बिगेस्ट थिंग. एलर्जीज लॉन्गर आप किसी चीज़ से पहनेंगे तो उससे कांटेक्ट रहता है, उससे एलर्जी होने का चांस होता है. सो दोज आर दी अदर ओनली थिंग्स. बाकी अदरवाइज कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंसेज यू कैन वेयर इफ यू वांट टू लुक डिफरेंट. यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ आपका ब्राउन ऑफ द आईज. यू वांट कि भाई हेजल आई हो जाए या लाइट ब्लू, यू कैन आप चूज कर सकते हैं किस तरह का कलर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. और वो नंबर के साथ भी आते हैं आज की तारीख में कि अगर आपकी पावर है तो वो उसमें आ सकते हैं. कैटरैक्ट होता क्यों है और ऐसा क्यों है कि विद एज एक ऐसी आई रिलेटेड प्रॉब्लम है जो होनी ही होनी है? आज की तारीख में कोई ऐसी दवा दारू नहीं है. दो देयर आर क्लेम्स इन आयुर्वेदा, इन होम्योपैथी कि आप ये दवाई डालेंगे तो इससे कैटरैक्ट प्रोग्रेशन रुक सकती है. कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है. प्रिवेंशन नील. इस पूरे एपिसोड के शॉर्टर क्लिप्स हम एक दूसरे चैनल पे अपलोड करते हैं जिसका नाम है गुंजन टॉक्स क्लिप्स, ताकि आप कम टाइम में भी इस पूरे नॉलेज का फायदा ले सकें. उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. गो एंड सब्सक्राइब टू इट. नाउ आई वांट टू डिस्कस वो लोग जिनको आंखों में पावर है, चश्मा लगाते हैं और वो चश्मे को दूर करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं या ग्लासेस वेयर करते हैं, दे डोंट फील कंफर्टेबल
और चश्मा हटाना चाहते हैं, जिसके लिए बहुत सी सर्जरीज काफ़ी सालों से चलती आ रही हैं, और जितना हम देखते हैं आई थिंक विद टाइम इसमें भी बहुत एडवांसमेंट्स हो रही हैं। बिफोर वी डिस्कस कितने टाइप की सर्जरीज हैं, क्या किसका क्या फ़ायदा है, कौन सी बेस्ट है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सर्जरीज वर्क कैसे करती हैं। ओके, चश्मे की ज़रूरत को हम रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं। यानी कि रिफ्रैक्शन होता है ना, लाइट अगर किसी से मीडियम से जाती है तो वो यहाँ कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है, तो उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। और वो सही जगह पर नहीं होती, अगर सही जगह पे फोकस नहीं होती तो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव एरर। तो सही जगह का फोकस क्या है, आप दूर से देख रहे हैं तो आपके पर्दे के सेंटर में जो फोविया है वहां पे फोकस पे आना चाहिए। अगर वो आगे फोकस पे आ रही है या पीछे फोकस पे आ रही है या एक एक्सिस में फोकस पे, एक एक्सिस पे फोकस पे नहीं है, तो उसको दृष्टि दोष कहते हैं या रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं। अब आपने जो बेसिक बुनियादी सवाल पूछा कि रिफ्रैक्टिव सर्जरी है क्या और काम कैसे करती है जी। रिफ्रैक्टिव सर्जरी एसेंशियली दो तरह से की जाती है। एक तरीका है जो सामने पारदर्शी ट्रांसपेरेंट कॉर्निया है, जो कॉर्निया है दैट इज टोटली ट्रांसपेरेंट। ओके बट दैट इज द फर्स्ट पार्ट विच फोकसेस द लाइट ऑन टू द रेटिना। दूसरा पार्ट क्या है जो मेनली फोकस करता है, वो आंख का लेंस, जो मैंने पहले भी जिक्र किया, जो कॉनकेव लेंस है हमारा, नहीं, बाइकॉन्वेक्स, इट्स अ बाइकॉन्वेक्स, it's not a concave lens, it's a biconvex lens. So convex lens always converges things. Okay, concave, हाँ, so this is a converging lens. So basically the original lens is this thing, जो चश्मा आप लगाते हैं मायोपिया करेक्शन के लिए, वो concave lens होता है जो कि चीज को डाइवर्ज करता है क्योंकि आंख की पावर ज्यादा है। So these are two places where the light is got to converge onto the retina. One is the cornea, right, पुतली, दूसरा लेंस। ओके, तो रिफ्रैक्टिव सर्जरी भी इसी चीज को ऑल्टर करने के लिए प्रोसीजर होता है। ओके, सो पहला जो प्रोसीजर होता है, जो कि आप लेसिक वगैरह जो नाम सुनते हैं या कस्टमाइज सुनते हैं या सिल्क सुनते हैं वगैरह, दैट ऑल्टर्स द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया इन अ परमानेंट मैनर। वो परमानेंटली कॉर्निया का कर्वेचर बदल देता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि लैसिक लेजर या जो एक्साइमर लेजर है, जो लेजर है जो ये कॉर्निया को रीशेप करने के लिए यूज होता है, उसको बोलते हैं एक्साइमर लेजर। एक्साइमर, EXCIMER, एक्साइमर इज एक्साइटेड डाइमर। इट यूजेस टू गैसेस to give you a particular wavelength which falls in the ultraviolet spectrum. Now this excimer laser was used for what? It was used for etching the chips of computers. Oh, the same laser is used. The same laser, because it cuts so fine. Like if you have a hair and you see it under electron microscopy, it can cut or ablate so finely that this was used to etch, and again by an Indian by the name of Srinivasan. So he was working with IBM. So this was being used to etch the chips of the computer, which is like so small, tiny. Yeah, and उसमें मतलब check that is where your chip data etc everything. Yes. So then they said that can we use it? So cornea पे जब उसको use किया तो cornea की ये shape alter कर दी, मगर cornea में कोई scar नहीं छोड़ा। Okay, so that is why first on blind eyes, non-sighted, so it was with trochel etc, and this, can you believe it, this is now almost 40 years old that this was first imagined, and that is when this was then used on the eye, on the cornea, to reshape the cornea. So reshaping the cornea with the use of a laser is the way you can correct refractive errors. How you reshape the cornea, वो depend करता है कि माइनस का नंबर है, cylindrical power है या प्लस का नंबर है. Results of LASIK are very accurate, so you are able to reshape the cornea in a permanent manner. Okay, but cornea में it has a क्षमता to regenerate. Now the second way by which you can take care of power is to put in a lens within the eye. ओके, जैसे कॉन्टैक्ट लेंस आप ऊपर डाल के सुबह डाल के शाम को उतारते हैं, ये आप एक प्रकार का लेंस आंख के अंदर डाल देते हैं। ओके, तो जो आपकी पावर है उसके अनुसार का आप लेंस डाल देते हैं,
तो उससे भी चश्मे का नंबर उतर जाता है. सो अच्छा. 2 तरह से आप चश्मे का इट इज नंबर लाइक अ उतार. परमानेंट लेंस जो It's a आंखों के अंदर permanent लगा lens दिया. which can be reversibly taken out by a surgeon, not by Okay. anything, but it's there sitting there permanently. So Okay. basically, there are 2 types of surgeries. One is a cornea-based surgery, which is done by lasers. Earlier, it used to be done by knives. रेडियल केराटोटमी होती थी कि नाइफ से आप आकार चेंज करते थे, बट दैट इज टोटली ऑब्सोलीट नाउ. एंड द सेकंड इज टू डू अ लेंस बेस्ड सर्जरी, एंड यू कैन कंबाइन बोथ ऑफ देम. ओके. Okay, बट that कंबाइन करने की जरूरत क्या है? अगर किसी का 28 नंबर, जैसे मैंने पर्सनली 29 नंबर किसी का उतारा है, 29 जी -29, तो उस पर्टिकुलर केस में अच्छा, एक लिमिट तक ही आप कर सकते कॉर्निया हैं. कितना बर्न करोगे? पूरा कॉर्निया थोड़ी बर्न कर दोगे. सो देयर इज अ लिमिट बेसिस विच यू कैन बर्न, एंड ये लेंस भी उस नंबर तक डिवाइस होते हैं जिसको कर सकते हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज बायोऑप्टिक्स. सो बेसिकली refractive surgery has grown by leaps and bounds since it was introduced. And today refractive surgery number of procedures काफी बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसकी सटीकता, accuracy and outcomes are improving day by day. ओके. आपने बोला इसके रिजल्ट्स या इसका सक्सेस रेट काफी हाई है. वेरी गुड. बट ये जो प्रोसीजर है इटसेल्फ, ये तो बहुत ही डेलिकेट प्रोसीजर है. मतलब एक ही कॉर्निया है और वो बहुत ही सेंसिटिव सी चीज़ है, ऑर्गन है. उसके ऊपर इस तरह का लेज़र चलाना, अगर डॉक्टर से, सर्जन से कोई चूक हो जाए तो उसका क्या? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि देयर इज सो मच ऑफ ऑटोमेशन टुडे. It is a 7-dimensional eye tracking that is happening in this particular machine, or in machine. Normally they have 3D, 4-dimensional tracking. Eye is moving this way, eye is moving this way, eye is rotating, whatever. So this is from space technology. This is NASA space technology where you are tracking. आज की तारीख में जैसे वॉर की बात चल रही थी, वॉर होती है तो कोई लाइट वाइट कहीं नहीं बंद हो रही. तेल अवीव में अगर आ रहे हैं तो वो मिसाइल टारगेटेड है. They are going to hit a particular place. So once you have locked the eye tracker onto the eye, lock आप कैसे करते हैं? फिंगरप्रिंट से ज़्यादा आज की तारीख में आइरिस की स्कैनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको जब करते हैं ना, आपकी आइरिस की स्कैनिंग करते हैं, तो द ब्राउन ऑफ द आई is much more accurate than even your thumbprint. More unique. More unique. So you are taking that image. ऑपरेशन से पहले वो व्यक्ति की वो इमेज और वो लेजर के अंदर जाती है. अच्छा. ओके, दैट इज ट्रांसफर्ड ऑन टू द लेजर. बिफोर द प्रोसीजर इज स्टार्टेड, द लेजर लॉक्स इटसेल्फ. जैसे मिसाइल को लॉक कर दिया आपने कि भाई इसने इस चीज को जाके टारगेट को हिट करना है, तो इट विल आइडेंटिफाई द ब्राउन ऑफ द आई, वेदर इट इज ऑफ द सेम पर्सन और नॉट. आप राइट आई ट्रीट कर रहे हैं, लेफ्ट आई ट्रीट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो उसको लॉक कर देगा. लॉक करने के बाद उसका आई ट्रैकर 7-dimensional 1050 ट्रैकिंग. सो एनी माइन्यूट मूवमेंट, एंड इफ द मूवमेंट इज स्लाइटली मोर, इट विल स्टॉप. Okay. So any minute movement, the laser is adjusting itself. That is the सटीकता that has come in the entire procedure. तो डॉक्टर का इसमें जो लेजर जब एक्चुअल चल रहा है, उसमें डॉक्टर का इतना कोई रोल नहीं है. अच्छा, तो आपने उसको लॉक करना है बस. मैकेनिकली ही हो रहा है. ओके. It is all by that. But then there are other steps which are there where again the automation has gone very high. पहले okay, let me just trace the history of refractive surgery. जैसे आपका ये कॉर्निया होता था, पहले लेजर होता था, वो सीधा कॉर्निया के ऊपर करते थे, जिसको हम PRK कहते थे. तो उसमें सबसे ऊपर की सतह, जैसे चमड़ी की सबसे ऊपर की सतह एपिथेलियम होती है, वैसे कॉर्निया की सबसे ऊपर की सतह एपिथेलियम होता है. उसको हम मैनुअली निकालते थे. ठीक है. और उसके बाद लेजर करते थे. जैसे आपकी आंख में कोई फॉरेन बॉडी पड़ जाए तो आपको रड़कन होती है. सो यू हैव अ फॉरेन बॉडी सेंसेशन. तो एपिथेलियम अगर पूरा आपका खरोच दिया जाए तो पेशेंट इज वेरी वेरी अनकंफर्टेबल. डाउन टाइम बहुत होता था एंड पेशेंट का डिस्कम्फर्ट बहुत होता था. तो इसको इम्प्रूव करने के लिए लेजर को, इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन टॉप ऑफ द कॉर्निया, व्हाट वाज बीइंग डन इज कि ये आपका कॉर्निया है, उसमें आपने एक फ्लैप बनाया. फिर आपने लेजर इन द मीट ऑफ द कॉर्निया किया. तो लेसिक का वर्ड तैसे आया. लेसिक का इसीलिए वर्ड आया लेजर इन सीटू. इन सीटू का मतलब समझते हैं? इन सीटू का मतलब विद इन.
Okay. So basically, instead of reshaping the cornea from top, you are making a flap and then reshaping. और ये flap को आपने वापस परत ऐसे वो वहीं पे जाके stick कर जाता है. You don't need any sutures, you don't need anything. Just put it back. Just put it back. जैसे दरवाजा बंद हो गया तो वो वहीं पे सटीकता से वहीं आ जाएगा. तो ये बना लेसिक. थर्ड चीज जो आई जिसको आज की तारीख में साइंटिफिक भाषा में हम केलेक्स कहते हैं. केरेटोकॉर्निया होता है ग्रीक वर्ड. केरेटो लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन, जिसका कॉमन नेम सिल्क है, स्माइल है, क्लियर है. एक लोफ ऑफ ब्रेड समझिए, उसमें आपने ऐसे स्लाइस किया और एक ब्रेड के पीस को निकाल दिया. तो सिमिलरली कॉर्निया में आपने एक सतह पे मूव किया, दूसरे सतह पे मूव किया, उसके ऊपर एक 2 मिलीमीटर का इंसिजन बनाया और ये जो आपने लेंटिक्यूल बनाया है उसको आपने बाहर निकाल दिया. सो इंस्टेड ऑफ बर्निंग टिश्यू, now you are taking the tissue. So this has become a flapless procedure. You are not making a flap, but you are creating a lenticule. There are 5 models of commercially available lenticule extractions that are available globally. Smile Pro, Silk, then you have Clear, and then you have ATOS. See, one thing you have to remember, when you are doing refractive surgery, you are doing it on a normal eye, except that the person has the need for a power. True. So accuracy, effectiveness, precision, safety, that come to this level. The precision and the accuracy of LASIK is much greater than a cataract surgery as regards outcomes. And that is why it is gaining a lot of popularity. How do you decide कि किसको कौन सी सर्जरी चाहिए? Okay, good question. किसको कौन सी सर्जरी चाहिए requires certain pre-operative tests. You have to look at the cornea. Okay. You have to look at the curvature of the cornea. You have to look at the thickness of the cornea. You have to look at any irregularities in the cornea. You have to look at the inside of the cornea कि उसमें endothelial cells में कोई दिक्कत है कि नहीं है. उससे भी पहले अगर सॉरी बोलें तो टीयर फिल्म स्टेबिलिटी देखनी होती है, क्योंकि लेजर के बाद थोड़ी ड्राइनेस इंड्यूस होती है क्योंकि कुछ नर्व्स कटती हैं. So when a patient comes to us, we take about 3 hours for these pre-operative tests. We correlate all these parameters and then come to a point ke the safety concern ke as to what is the safety for that patient to get the laser done. Permanent होते हैं ये solution? जैसे अभी आपने बताया that there can be regrowth as well. Yes, laser vision correction permanently alters the contour of the cornea. Okay. And the results are very good. There can be still regression. Few examples. A person staying in Delhi starts to go and live in Mount Everest or Ladakh, or whatever high altitude, Ladakh, Lahaul Spiti, वगैरह. That ultraviolet light, etc., that is known to cause regression. Okay. Another thing is hormonal changes. Pregnancy in women. अगर आपको सटीक रिजल्ट ना मिले पहली बार में तो आप उसको दोबारा कर सकते हैं. That is normally included in our package. Up to 3 years, if there is something, we are willing to brush it up. So even now, people who are above 45 years of age can go in for refractive procedures for correction of both near and distance vision, whether it is lens-based or whether it is LASIK or laser-based. So both are being done. With increasing, like Europe में etc. This is very big. See what happens in India. Average age of getting a laser done is still less. It's about 25, 24, 26. In US it's 36, 37, 38. Why is that? यहाँ पे माँ बाप बच्चे के लिए पे करते हैं. Oh yes. शादी से पहले कराते हैं या नौकरी से कराते हैं. वहाँ पे जब तक आपके पास डिस्पोजेबल इनकम उतनी नहीं होती तब तक आप लाइफस्टाइल चेंज के लिए नहीं करते. Absolutely. So लेजर के लिए एक चीज मैं और बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगा. It is considered to be by people wrongly as a cosmetic surgery. There is a functional element that is involved in it. फंक्शनली इंसान को बहुत ज़्यादा, अगर किसी के व्यक्ति को पोलियो है या टांग में डिफॉर्मिटी है, हाथ का ड्रॉप है, उसको आप फिट कर रहे हो तो ठीक है ना, डिफॉर्मिटी है आई के अंदर, वो आप डिफॉर्मिटी को फंक्शनली करेक्ट कर रहे हो. क्वालिटी ऑफ विजन, मिनिफिकेशन, प्लस का ज़्यादा नंबर हो, जैक इन दी बॉक्स फिनोमिना, आपको साइड से नहीं दिखता
आपको चीज़ बड़ी दिखती है, छोटी दिखती है, आपको एकदम सडनली एब्रेजन्स आ जाती हैं, यहाँ से नहीं दिख रहा, वहाँ से नहीं दिख रहा। तो ये सारी चीज़ें फंक्शनल, यू इमेजिन योर सेल्फ, सपोजिंग इफ यू हैड अ -12 और अ -14 नंबर एंड यू गेट अप इन द मॉर्निंग और आपका चश्मा आपके पास नहीं है, आपको क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, माउंटेनियरिंग कर रहे हैं, आपका चश्मा टूट गया, फौज में है, जो कुछ भी है। तो इट इज़ अ डिसेबिलिटी रिमूवल, इट इज़ अ फंक्शनल इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ विजन, which is now normalized. Yeah, which is now normalized and maybe even better because you are removing the magnification or magnification factor. Absolutely. So that has to be important. It should not be considered as a cosmetic surgery. It's a functional surgery. And you definitely, there are a lot of professions where you need these functionalities, and the government has now agreed to take this as something acceptable. फौज में एक्सेप्टेबल है, रेलवे में एक्सेप्टेबल है, मर्चेंट नेवी में एक्सेप्टेबल है, आईएएस में एक्सेप्टेबल है, मगर कुछ रेलवे ड्राइवर वगैरह या उस चीज़ में जैसे कलर विजन अभी नहीं एक्सेप्टेबल, बट दीज थिंग्स आर नाउ गेनिंग पॉपुलैरिटी एंड एक्सेप्टेंस थ्रू आउट द ग्लोब। नहीं, जितने भी एरियाज बताए यहाँ पर तो मैंडेटरी है बिकॉज इट कैन नॉट फंक्शन विदाउट हैविंग द प्रॉपर विजन। अभी आपने जो टेक्निकल एडवांसमेंट्स बताए और प्रिसिजन्स बताए और इतनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कितना हम सेफ कर चुके हैं इस पूरे प्रोसीजर को, स्टिल आई सी अ लॉट ऑफ पीपल दे फियर दीज सर्जरीज, दे हैव अ फियर दैट व्हाट इफ वी गो ब्लाइंड। Blindness has not been reported after laser vision correction, except maybe 1 or 2 odd cases globally in these so many years, and possibly that was also because of an infection, which is not, you can't directly say. Yes, complications can happen. अगर मैं आज की तारीख में चश्मे के साथ 6/6 पढ़ रहा हूँ, सर्जरी के बाद कोई भी प्रॉब्लम आई और वो प्रॉब्लम को मैं सही नहीं कर पाया और विजन 6/6 से 6/12 आ गई, यानी कि 2 लाइन ड्रॉप इन विजन, दैट इंसिडेंस इज लेस देन 2 to 3 per 10,000 eyes. We are not talking about blindness. We are talking of vision going down from 6/6 previous unoperated vision with glasses going down to best corrected vision of 6/12. That possibility would not be more than 2 through 3 per 10,000, right? Under correction, over correction is not counted as this because that can be retreated and you have not lost vision. Yes. Okay. So that is what I am saying. That is the level of safety which has come for this. So भ्रम है लोगों का. See, actually this is more word of mouth also which happens. One person gets it done, he tells the other people. Then there is so many celebrities. There are so many people. Don't wish to name, but there are one public figure, for example, who are doing Tiger Woods. He was the brand ambassador for the laser centers in US, which was a chain of laser, and this is what I'm talking, maybe about 25 years ago. So, and he played golf and won so many tournaments. This is before the fiasco when he started doing bad, but that is after getting a laser done, he got these done. Nowadays, the brand ambassadors are the Jonas brothers for the implantable lens. So they have got it done. So people, there are a lot of celebrities, a lot of big people, politicians, everybody who have gone in for that. And mind you, आके कई बार डॉक्टरों से सवाल पूछते हैं कि आप तो चश्मा लगा रहे हैं, आप क्यों चश्मा लगा रहे हैं? So that's a personal choice, I would say, of a person. But there was a study done in US. अगर आप एक सेक्शन देखें कि भाई यूएस में अगर 25,000 या 30,000 आई सर्जन हैं, तो परसेंटेज ऑफ आई सर्जन हु हैव गॉट लेजर डन ऑन देयर ओन आईज वाज द हाईएस्ट एज कंपेयर टू एनी अदर ग्रुप इन दिस सोसाइटी. So that is not I have personally operated on several eye surgeons and they're pretty happy. And yes, it's a personal choice. I mean, somebody would just like to wear glasses. Yeah, what's the they problem? look good. Yes. A person is not willing to pay up for a cataract surgery, but he will buy a Cartier or a Mont Blanc frame and spend 3 lakh rupees on the glasses. That's a style statement today. That's something. There are people who may not wish to wear contacts. Contacts are also something which are very safe now. But still, everybody doesn't. The penetration of contact lenses in India is far lower than in Western countries or even Far East. जितनी भी सर्जरीज आपने एक्सप्लेन करी जो आज की डेट में रेलेवेंट हैं, आपके हॉस्पिटल में ये सारी सर्जरीज अवेलेबल हैं? हाँ जी, सेंटर वसाइट में बेसिकली वी हैव बीन पायनियर्स इन रिफ्रैक्टिव सर्जरी. इट वाज इन
mid 90s that we started refractive surgery. यदि आप ट्रैक भी करें तो वी हैव बीन एसोसिएटेड द फर्स्ट कस्टमाइज्ड लेसिक जो ज़ायोप्टिक्स उस ज़माने में कहलाता था, दैट वाज लॉन्च्ड बाय अस इन 2001 एंड एक्चुअली इन 2000 एंड ऑफ 2000. मगर उसके बाद अगर हम चलें, ये जितनी केरेटोलेंटिकुलर सर्जरीज हैं उसकी जो दो प्रमुख हैं, लेंटिकुलर स्माइल और सिल्क. The first smile and the first silk have been done by center for sight doctors globally on investigational devices. We have contributed the maximum amount of data. We were the first people in 2018 to work on this machine which is called as Elita. This is by Johnson Johnson. पहली जो स्माइल थी वो जाइस में थी. वो हमारे साथ हैं डॉक्टर रूपल शाह. She's out of Baroda. Lot of data for FDA approval, lot of data for European approval for the smile procedure जैसे आज होता है, that has come out of our group. Wow. Silk, majority of the data has come out of our group, first global site to work on this particular thing. Customized LASIK, if you're talking about 23 years, 24 years ago, we started that particular thing. So we have been, first implantable lens was implanted by our group in 1998. So wow, that's so impressive. Yeah, so we've been into the refractive thing. So you must be an inspiration to many other nationally, internationally. Yeah, we are having a significant podium presence, and yes, we do have cross-linking हो गया, intracorneal ring segments वगैरह हो गया. So we've been doing all we have the maximum number of installation in India. We have close to 30 machines which deal with refractive surgery across our 85-90 centers that we have. Okay. So refractive surgery has been close to our heart. And we have we did earlier RK also before the excimer laser came in. But we have been early adapters of technology, and we just don't adapt any technology that comes. We actually work on it, and we want to find out what actually it delivers on the table. उसके हिसाब से करते हैं. But yes, we do have significant penetration as regards refractive surgery. I want to talk about how much does it cost? Oh, okay. ताकि हम लोगों को थोड़ा एक आइडिया दे सकें. There is a range of options they have. Of course, वो आप उनको चेक करके ही बताएंगे कि उनके लिए क्या बेस्ट है. बट प्राइस का कितना डिफरेंस होता है? प्राइस का बहुत डिफरेंस हो सकता है. ओके. कारण है मशीन कौन सी है. एक मशीन आपको सेकंड हैंड, थर्ड हैंड 25-30-40 लाख की भी मिल सकती है, और नई मशीन आपको 5 करोड़ की भी मिल सकती है. ओके. सो देयर इज दिस थिंग. एंड यूजर को कितना एक तो एंड यूजर का जो डिफरेंस है, आई कैन से इट कुड बी एनीवेयर अराउंड 50,000 फॉर बोथ आईज. 45 to 50,000, which is the blade LASIK. We've stopped doing blade LASIK for a long time. We means I personally. Okay. And then the femto laser, femto LASIK, and the lenticle extraction can be around 1 lakh to 1.75 lakhs. This is a very huge range. मतलब 45-50,000 से लेकर 1.5 लाख, 2 लाख तक का जो ये पूरा इतना बड़ा रेंज है. महंगा करवाते जाएंगे तो फायदा क्या मिलेगा उसमें? It is the brain to decide as to what is going to be good, what is not going to be good, and then it is the skill set of the doctor while doing the procedure. And finally, if God forbid, if there's a problem, how he or she can manage it. We often get patients from other places where they have हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम इसका कुछ नहीं कर सकते, तो आप जाइए या जो कुछ भी है. तो उसके कारण ये थोड़े से चेंजेस आते हैं. कन्वीनियंस भी हो सकती है, एम्बियंस हो सकती है, वेयर यू प्लेस योर सेल्फ. यू नो, इंडिया बुलेट कार्ट भी है और यू हैव प्लेन्स ऑल्सो, सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट. But by far the prices have moved up with the better technology. See, safety is the key concern. Absolutely. Outcomes is the key concern. Or managing complications is again the key concern. You can buy a watch for 3,000 rupees and you can buy a watch for 1 crore of rupees or whatever. So primarily skills and experience. And technology. And technology. Very important also, the technology that you're using, because technology plays a major part. Right. And whether it's an outdated technology, whether it's a new technology, and whether that technology is all gibberish or it actually works. Okay.
Are there or could there be any possible side effects? I'm asking this because अभी just आपने बोला कि कई पेशेंट्स आते हैं कहीं और से होके कि वहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा या फिर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए. देखिए What kind of साइड इफेक्ट्स को मैं ब्रॉड करता हूँ, जिसको मैं मोटा मोटा ये कहना चाहूँगा कि देर आर सर्टन थिंग्स विच टेंड टू सेटल ओवर टाइम. Okay. So one of that is dry eye. So what happens is if you're making a flap or you're doing anything, you are actually cutting the corneal nerves. कॉर्निया के अंदर जो नर्व्स आती है वो पेरिफेरी से आती है. आपने फ्लैप बनाया तो नर्व्स कट गई, आपने लेंटिक्यूल बनाया तो भी नर्व्स कट गई. तो कॉर्निया के नर्व्स को रीजनरेट करने में समय लगता है. तो उससे जो व्यक्ति की टीयर फिल्म है वो थोड़ी खराब हो जाती है, वो उसमें उसको व्यक्ति को ड्राई आई हो सकती है. सो दैट वी ऑलवेज गिव टीयर सप्लीमेंट्स एंड समटाइम्स वी ऑल्सो गिव अनदर मेडिसिन कॉल्ड एज साइक्लोस्पोरिन टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेटरी इम्पैक्ट. सो दैट इज वन थिंग विच इज नोन. नॉट एवरीबडी इज ट्रबल्ड बाय दैट, बट सम पीपल स्पेशली ओल्डर एज दे कैन बी ट्रबल्ड बाय ड्राई आई. तो वो एक है, मैं साइड इफेक्ट नहीं बोला. दूसरा जो मैंने बोला वो अंडर करेक्शन ओवर करेक्शन है. तीसरा जो होता है वो प्रॉब्लम आ सकती है कि आपने बहुत हाई नंबर है, आपने मतलब प्यूपिल किसी का रात को बहुत बड़ा हो जाता है. एब्लेशन का एक पर्टिकुलर साइज होता है जो जहाँ से लेजर को करते हैं, तो उसमें रात में नाइट ड्राइविंग हैलोज वगैरह आ सकते हैं. फॉर्चुनेटली दैट इज मच लेस इन इंडियंस बिकॉज हमारे जो ब्राउन ऑफ द आई है दे आर डार्कली पिगमेंटेड. तो इवन इन डिम लाइट कंडीशंस वो प्यूपिल ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, तो इसलिए नाइट ग्लेयर हैलोज थोड़े आज की तारीख में वो ब्रॉड बीम लेजर में होते थे, जो फ्लाइंग स्पॉट लेजर मैंने बोला छोटे, उसमें वो कम हो गए हैं क्योंकि ट्रांजिशन जोन वगैरह आती है. अगेन टेक्निकल थिंग्स, बट दीज आर सर्टन थिंग्स, अंडर करेक्शन ओवर करेक्शन. सो these are what I wouldn't call as the complications. One of the other things that can happen is infection. Okay. Again, the laser itself is a sterilizing laser. So that is why the incidence of infection is also very low, because जो भी जहाँ चला लेजर वो जल गया. तो कीड़ा हो या मतलब बैक्टीरिया हो या जो कुछ भी हो, so that is also gone. So infection can be one thing which can, if it is not controlled, it can have this thing. You can have problems as regards flap. Flap सटीकता से नहीं हुआ. अब आपने जैसे ये पहना है तो इसमें सिलवट है, तो फ्लैप आपने ऊपर डाला तो उसमें स्ट्राया आ सकते हैं, सिलवटें आ सकती हैं. सो दैट विल कॉज डिस्टॉर्शन ऑफ विजन. Okay, so those are, but that can be corrected. But that has to be corrected. Then it comes to somebody who has the skill and so basically there are people who they are not diagnosed as this thing. आपने जो एब्लेशन करनी है, आपने लॉक गलत जगह पे कर दिया तो एब्लेशन डिसेंटर्ड हो गई. कुछ ऐसे कॉर्नियाज होते हैं जो मिसबिहेव करते हैं, यानी कि वो कॉर्निया, उसको जो कॉर्निया की थिकनेस कम हुई है उसको सह नहीं सकता, तो कॉर्निया बल्जी हो जाता है. एक्टेजिया बोलते हैं उसको, मतलब कॉर्निया ऐसे की जगह ऐसे बलून की तरह हो जाता है, तो एक पोस्ट बेसिक एक्टेजिया बोलते हैं. सो दे अगेन कैन बी करेक्टेड. सो वी फॉर एग्जांपल if there is a cross linking required, normally you have to do a ring segment intracorneal. That is not everybody's cup of tea. So those are kind of things that you can happen. That's about it. कभी sterile infiltrates हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, but these are far and few, manageable by good doctors or by good centers. If you have these problems. ठीक है. So no major side effect. The chances are very very low. Also, if diagnosed properly in time, can be corrected. Yeah, mostly they can be corrected. Which makes it even more important कि एक अच्छी जगह पे जाकर, एक सिक्योर्ड, सेफ, ट्रस्टेड जगह पे जाकर ही करवाया जाए. लेंस बेस्ड रिफ्रैक्टिव सर्जरी, इसमें क्या होता है? लेंस बेस्ड रिफ्रैक्टिव सर्जरी एक और तरीका है चश्मे को उतारने के लिए. इसमें अंदर हम लेंस का यूज करते हैं. कॉर्निया को रीशेप नहीं करते हैं, इसमें हम लेंस का यूज करते हैं जिससे कि चश्मा उतारा जाता है. तो लेंस जो है वो दो प्रकार से यूज होते हैं. एक होता है एक पिगी बैक या एक्स्ट्रा लेंस. पिगी बैक समझते हैं कि एक किसी व्यक्ति के ऊपर कोई घुड़सवार हो गया या उसके ऊपर या आपने किसी को उठा लिया, तो ये पिगी बैक लेंस. तो ये एक इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस होता है. सरल भाषा में बोला जाए, जैसे कॉन्टैक्ट लेंस होता है वो नॉर्मली इट्स नॉट इम्प्लांटेड, वो ऊपर डाल के निकाला जाता है. तो ये इम्प्लांटेबल होता है जिसको कि हम परमानेंटली आंख के अंदर फिट कर देते हैं. ओके. सर्जन उसको रिप्लेस कर सकता है या निकाल सकता है जब आवश्यकता हो, बट पेशेंट या व्यक्ति जो है वो नॉर्मल वो नहीं निकाल सकता. तो दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस. ये कई कंपनीज बनाती हैं
और ये जो लेंस हैं ये प्लस पावर में भी आते हैं, माइनस पावर में भी आते हैं और सिलिंड्रिकल पावर में भी आते हैं। तो ये तो हो गया एक इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस। दूसरा जो होता है कि जब व्यक्ति की उम्र ज़्यादा हो गई हो और व्यक्ति को मोतियाबिंद बन रहा हो या बनने की आशंका हो, तो उस केस में हम रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज करते हैं। यानी कि पिगीबैक लेंस, यानी कि एक फालतू लेंस नहीं डाला, बल्कि जो व्यक्ति का ओरिजिनल लेंस है, जो कि हम कैटरैक्ट सर्जरी में किसी को कैटरैक्ट हो तो वो लेंस निकालते हैं, तो उसको निकालने के बाद उसके पश्चात एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंट्राओकुलर लेंस आंख में डाल देते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेसमेंट है। ओके, सो यू कैन हैव एन एडिशन ऑफ अ लेंस और यू कैन हैव अ रिप्लेसमेंट ऑफ द ओरिजिनल लेंस विद एन आर्टिफिशियल लेंस। सो दीज आर कॉल्ड एज लेंस बेस्ड सर्जरीज। आप जो बोल रहे हो हम लेंस रिप्लेस कर देते हैं, जो हमारे आँखों का नेचुरल लेंस है वो तो सेवरल टिश्यूज और एक नेचर मेड आँख का पार्ट है, एक वी कैन से इट्स अ माइक्रो ऑर्गन। जो हम एक आर्टिफिशियल लेंस लगा रहे हैं वो किस चीज़ का बना होता है? वो प्लास्टिक का होता है। एंड इट इज़ लाइक इट गिव्स यू द सेम फीलिंग? It doesn't give you any feeling because there aren't no, उसमें नर्व्स नहीं होती हैं कोई, वो जो कैप्सुलर बैग होता है उसमें नर्व्स नहीं होती हैं। आंखों को कुछ फील नहीं होता कि कोई एक फॉरेन बॉडी या एक बाहरी चीज जो मेरे बॉडी का नेचुरल पार्ट नहीं है वो लगा हुआ है? इसकी भी मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ। World War II पायलट्स ऑफ द ब्रिटिश एयरफोर्स आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। ग्लास शैटर होता है उनकी कॉकपिट का, उसके टुकड़े आंख में होते हैं। अच्छा। और वो टुकड़े जो होते हैं पर्सपेक्स बोलते हैं उसको। जैसे आप प्लेन में जाते हैं ना, आपकी विंडो जिस चीज़ की बनी होती है दैट्स प्लास्टिक मटेरियल, दैट्स सिंथेटिक, तो वो पर्सपेक्स के बने होते हैं। तो वो पर्सपेक्स का जो चीज़ थी आंख में वो इनर्ट थी, यानी कि वो कोई इन्फ्लेमेशन नहीं कॉज कर रही थी आंख में। फॉरेन बॉडी पड़ी हुई है मगर कोई इन्फ्लेमेशन कॉज नहीं कर रही, साल से पड़ी हुई है या 2 साल से पड़ी हुई है, कोई इन्फ्लेमेशन कॉज नहीं कर रही। ये वहीं से डिवाइस हुआ? वही बता रहा हूँ। तो वन पार्ट एन आई स्पेशलिस्ट सीज दिस, सर हैरल्ड रिडली उनका नाम था। तो वो ये चीज़ देखते हैं, मगर साथ ही में वो कैटरैक्ट की सर्जरी कर रहे होते हैं। मतलब तो एक इंटर्न होता है जो पहली बार कैटरैक्ट सर्जरी वगैरह देख रहा होता है। तो इन इज नेविटी जब उसने उन्होंने कैटरैक्टस लेंस निकाल दिया और टाँके लगा दिए और बंद कर दिया। उस ज़माने में होती थी, उस ज़माने में लोगों को मोटे चश्मे लगाने पड़ते थे। अगर पुराने ज़माने की पिक्चरें देखें तो सोडा वाटर ग्लासेस लगाने पड़ते थे। तो वो इंटर्न बेचारा पूछता, सर आपने लेंस तो निकाल दिया मगर नया लेंस क्यों नहीं डाला? ठीक है, तो 2 थॉट्स, दैट इज हाउ, जैसे वो कह रहे थे कि ग्रेविटी न्यूटन ने देखी कि भाई सेब गिरा, तो वैसे ये और ये 2 चीज़ों को जोड़ के उन्होंने कहा कि अगर प्लास्टिक की चीज़ आंख में पड़ी रह सकती है और उसमें कोई रिएक्शन नहीं आता तो हम प्लास्टिक की चीज़ के अंदर पावर भी डाल सकते हैं। राइट। तो सिंपल एज दैट। तो दैट ही करेक्टेड दैट। और कैटरैक्ट सर्जरी में लेंस डालने की प्रक्रिया शुरू हुई वे बैक इन 1950, January 1950. So it was an accident. Oh, it was a thought process, I would say, but they were joining 2 things which were there. I mean, accidentally that both the things were happening. Yeah, so it's a question with of same person, and then ये thought का आना and an intern, amazing. जो कि बेचारा पहली बार देख रहा है सर्जरी, वो बेचारा कहता है कि यार तुमने ये निकाल तो दिया मगर इसकी जगह कुछ और डालो तो सही अंदर। So that is how it is. So the lens जो inert होता है, मटेरियल आपने पूछा, प्लास्टिक का होता है। Okay. हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर कंटेंट वाला होता है, मगर आजकल हाइड्रोफोबिक लेंसेज होते हैं। तो ये जो पर्सपेक्स के थे ये नॉन फोल्डेबल लेंस होते थे। उनको फोल्ड नहीं किया जा सकता था। अब जो मटेरियल्स आ गए, दे स्टार्टेड विद सिलिकॉन, देन दे हैव कम ओवर टू हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एक्रिलिक मटेरियल्स, जिसको हम फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड करने का क्या फ़ायदा है? छोटे चीरे में से जा सकते हैं। आपका लेंस अगर 6 मिलीमीटर का साइज होता है, उसको मैंने फोल्ड कर दिया, उसको इंजेक्टर सिस्टम में डाल दिया, तो मैं 2-2.5 मिलीमीटर के चीरे में से वो लेंस को इंजेक्ट कर सकता हूँ। और जब लेंस अंदर इंजेक्ट होता है तो तब उसके बाद वो इंजेक्टर से निकलता है तो फुल साइज पे खुल जाता है। टॉकिंग अबाउट दैट, सिंस वी आर डिस्कसिंग कैटरैक्ट के लिए जो एक सोल्यूशन आपने बताया, आई वांट टू अंडरस्टैंड कैटरैक्ट होता क्यों है और ऐसा क्यों है कि विद एज ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी आई रिलेटेड प्रॉब्लम है जो होनी ही होनी है। व्हाई इज दैट? कैटरैक्ट
का सबसे पहला ऑपरेशन, कामयाब ऑपरेशन इंडिया में हुआ था, सुश्रुत ने किया था। उसमें जो लेंस होता है इंसान का, जो नेचुरल लेंस होता है, वो एज के साथ उसमें जो प्रोटीन्स होती हैं वो डीनेचर हो जाती हैं। ओके, सो नॉर्मली द लेंस इज ट्रांसपेरेंट। कोई भी चीज को आप एक्सपोजर दें या जो कुछ भी है तो वो डीनेचर होके क्लम्पी हो जाती हैं। तो इसलिए जो पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट लेंस होता है, दैट स्टार्ट्स टू बिकम ओपेक, क्लाउडी हो जाती है, क्लाउडी हो जाता है। सो दैट एनी क्लाउडीनेस ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एज कैटरैक्ट। इट वाज कंसिडर्ड टू बी लाइक अ वाटरफॉल, कि भाई वाटरफॉल हो रही है तो उसके पीछे नहीं देख सकते, तो दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी बैड एक्वस, या इट वाज एट टाइम्स, उससे भी पहले सोचा जाता था इट इज पस इन दी आई, के सफेद हो गया तो सफेद। तो एनीवे, सो कैटरैक्ट इज बेसिकली एन एजिंग प्रोसेस। जैसे आपके बाल सफेद होंगे या हमारे बाल सफेद हो गए हैं या किसी भी इंसान के बाल सफेद होते हैं एजिंग के प्रोसेस से, उसी तरह आंख के लेंस की प्रोटीन्स डीनेचर होती हैं और वो क्लाउडी हो जाती हैं। आज की तारीख में इसका कोई दवा दारू से इलाज नहीं है। प्रिवेंशन निल। दी ओनली प्रिवेंशन यूवी लाइट वगैरह उससे है, जैसे पीपल वेयर सन ग्लासेस एटसेट्रा, पोलराइड ग्लासेस, तो वो एक्सपोजर कम हो। एट टाइम्स कैटरैक्ट हैज़ बिन, इंडिया में जल्दी होता है कैटरैक्ट, आपको ये भी जान के हैरानी होगी, बट इंडियंस टेंड टू डेवलप कैटरैक्ट 10 years अर्लियर देन वेस्टर्न पॉपुलेशन। Why? Okay, again, several factors: exposure to sunlight, conditions of bad nutrition, episodes of dehydration in children. So there are several, and genetic factors. So these are several factors, but if given a long enough life, all of us are going to develop a cataract. आज की तारीख में कोई ऐसी दवा दारू नहीं है, दो देयर आर क्लेम्स इन आयुर्वेदा, इन होम्योपैथी, इन योगा और वट एवर इट इज़, कि आप ये दवाई डालेंगे तो इससे कैटरैक्ट वापस हो सकता है या उसकी प्रोग्रेशन रुक सकती है। कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि भाई कैटरैक्ट को कोई दवाई दारू रोक सकती है। तो कैटरैक्ट आपका अगर कोई सफ़ेद हो गया, मतलब लेंस, तो उसको निकालना पड़ेगा। अच्छा, उसको हम कैटरैक्ट सर्जरी के ज़रिए निकालते हैं, और जहाँ से कैटरैक्ट निकाला जाता है वहीं पे आज की तारीख में एज स्टैंडर्ड ऑफ केयर एक कृत्रिम लेंस, यानी कि आर्टिफिशियल लेंस को हम इम्प्लांट कर देते हैं। इस लेंस को हम इंट्रा ऑकुलर लेंस, IOL कहते हैं। तो ये कुछ मेजरमेंट्स लेने के बाद, ताकि व्यक्ति को किस पावर का लेंस रिक्वायर्ड है वो हम इम्प्लांट कर देते हैं। सो कैटरैक्ट सर्जरी इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 parts. First part is removal of the cataract and the second part is replacing जो आपका कैटरैक्ट का जो लेंस निकाला है उसको आप आर्टिफिशियल लेंस से रिप्लेस कर रहे हैं। तो जब हम ये आर्टिफिशियल लेंस इंसर्ट कर ही रहे हैं तो दैट मीन्स ये हमारी विजन भी करेक्ट कर देगा, कर सकता है आज की तारीख में। तो बेसिकली दिस इज अ बेनिफिट, अ साइड बेनिफिट दैट वी आर गेटिंग, कि हम चश्मे का नंबर जो है वो उसको हमें तब मौका मिल रहा है कि चश्मे का नंबर जो पेशेंट को ऑपरेशन के बाद लगे या ना लगे, वो एक बाई प्रोडक्ट है, एडवांटेज है, वो हम कर सकते हैं। सो बाई डूइंग दीज आर अगेन सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स जिससे कि हम ये लेंस पावर मेजर कर सकते हैं। सो बेसिकली एक विन विन हो जाता है कि अगर एक एज के बाद कैटरैक्ट होना ही है, हुआ ही है, तो उसको ठीक करवाया और साथ में आपकी विजन भी करेक्ट हो गई, तो दैट मीन्स आपको एक पंथ दो काज। हाँ, और आपको चश्मा भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो एवरीथिंग विल बी फिक्स्ड। वेरी नाइस। चश्मा भी नहीं लगाने की, उसका अगर आप डिटेल में बात करें तो चश्मा नहीं लगाना, लेंस जो है वो इनिशियली स्टार्ट हुआ था मोनोफोकल लेंस, यानी कि वो एक पावर होती है लेंस की जिससे कि नॉर्मली दूर का नंबर उतरता है। मगर आजकल विद एडवांसेस इन लेंस टेक्नोलॉजी वी आर गेटिंग लेंसेज जो कि नजदीक, इंटरमीडिएट और दूर सारी विजन्स को भी करेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये आप उन्हीं लेंसेज की बात कर रहे हो जो हम इम्प्लांट कर रहे हैं, रिप्लेसेबल लेंस। एक सर्टेन एज के बाद, यूजुअली माना जाता है 40 के बाद, 40 to 45 के बाद हर किसी को पास का चश्मा लगता है। ये क्यों लगता है? ये क्यों लगता है मतलब क्यों वो विजन में प्रॉब्लम आनी ही है? कैटरैक्ट का समझ में आया कि प्रोटीन जो है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है, बट यहाँ पर क्या चैलेंज है? इज इट लाइक आवर नर्व्स gets tired or aging? Is it aging? It's not a question of nerves, it's a question of the elasticity of the lens. Okay. कोई भी लेंस है जो बाई कॉन्वेक्स है उसमें इलास्टिसिटी होती है। तो जैसे मैंने बोला, लेंस को चारों तरफ से 360 डिग्री जोन्यूल्स होते हैं
और आगे मसल्स होते हैं जिसको हम सीलरी प्रोसेसेस कहते हैं या सीलरी मसल कहते हैं। वो ये जोन्यूल्स के जरिए जैसे रस्सी को टाइट करो लूज करो उससे लेंस का आकार बदल जाता है। सो व्हेन यू आर यंग देयर इज इलास्टिसिटी and you can change the curvature of the lens. So children have a very high accommodative power. तो जैसे बच्चे का कभी आंख टेस्ट कराने जाए नंबर, तो उसको पहले हमको ये दवाई डालनी पड़ती है एट्रोपिन, होम एट्रोपिन, जो कि जिससे कि वो मसल्स रिलैक्स हो, तब पावर का सही मतलब पता चलता है। क्योंकि ये अकोमोडेशन को रिलैक्स करना पड़ता है। मगर कुदरती तौर पे ये अकोमोडेशन जो है वो कम होती जाती है। अच्छा, इसको हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। मतलब कि द एबिलिटी ऑफ आवर आईज टू चेंज इट्स पावर, चेंज द पावर। और पास का देखना हो तो वो जो भी हमने डिस्कस किया था साइंस बिहाइंड कैसे वो इमेज बनती है वो एडजस्ट कर लेता है, बट विद एज वो पावर जो स्ट्रेंथ है आईज की वो डिक्रीज होती जाती है। तो बाय डिफॉल्ट एक गिवन डिस्टेंस है जिस पे हमारी आंखें नेचुरली वर्क करती हैं, उससे फार या उससे नियर में हमारी आंखों को एडजस्ट करना पड़ता है। फार में अकोमोडेशन नहीं होती है, नियर के लिए अकोमोडेशन। तो फार में क्या होता है? फार में तो वैसे ही योर आई इज मेड फॉर फार ना। नो, बट जब हम बोल रहे हैं कि मैं अगेन वो विजन की साइंस के पीछे जाऊं कि दो लाइट की रेज आ रही हैं, वो तो आंख में त्रुटि हुई ना, हाँ, दृष्टि दोष है, एक जगह पर बन रही है। ओके, दैट्स अ दृष्टि दोष। आइडियली इन अ नॉर्मल इमेट्रोपिक आई the light, if you are looking at distance, should come to a focus on the retina, right। मगर अगर आपको चश्मे की जरूरत है, दृष्टि दोष है आपकी आंख में, रिफ्रैक्टिव एरर है, तो आगे या पीछे होगी। उसको करेक्ट करने के लिए दूर का चश्मा लगता है। सिंपल सा एग्जांपल है, ये कैमरा से शूट कर रहे हैं, वो मेरे पास का जूम करना है या वो करना है, वो कैसे, वो कैमरा का फोकस चेंज कर रहे हैं, दे जस्ट चेंजिंग द फोकस ऑफ द लेंस। सो सिमिलरली सी हाउ स्ट्रांग दैट फोकसिंग मैकेनिज्म इज। सिमिलरली आंख के अंदर ये फोकसिंग मैकेनिज्म है, आंख के लेंस के अंदर, जिसके अंदर वो उसको कॉन्ट्रैक्ट या वो करने से वो खिंच गया तो उसकी पावर अलग हुई, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो पावर अलग। तो वो लेंस की लचील मतलब इलास्टिसिटी या होता है या कितना लचीला है, वो एज के साथ चेंज होती है। दैट इज व्हाई यू नीड ग्लासेस व्हिच आर डिफरेंट फॉर डिस्टेंस एंड डिफरेंट फॉर नियर। Ideally, if you have zero power for distance, then you need only reading glasses, because वो रीडिंग की क्षमता के लिए आपको लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करना है, जिससे कि आपका पावर बढ़े और जिससे कि आप वो करें। तो नॉर्मली 45 साल 42 45 40 45 साल के बाद ये पावर कम होनी शुरू होती है। तो व्यक्ति को तब रीडिंग का ग्लास लगता है विच कैन बी लाइक 0.5 0.75 1, और जब तक 55-60 साल का व्यक्ति होता है तब तक वो पावर लगभग 0 हो जाती है। तो तब तक रीडिंग का लगभग अबाउट +3 का नंबर लगता है। अगर व्यक्ति को दूर का प्लस का नंबर हो, सपोजिंग हाइपरमेट्रोपिया है, दूर का 2 का नंबर है, तो उसका रीडिंग का नंबर 5 हो जाएगा। और अगर किसी को माइनस का नंबर है, सपोजिंग किसी का -3 का दूर का नंबर है और रीडिंग का उसका +3 है, तो अगर वो चश्मा माइनस का उतार लेगा तो वो पढ़ पाएगा। अच्छा, अंडरस्टैंड? सो दैट इज द एडवांटेज फॉर अ मायोप के उसको रीडिंग में कभी दिक्कत नहीं होती अगर वो अपना चश्मा उतार ले। मगर वो चश्मा उतारना और चढ़ाना वो दिक्कत होता है। तभी हमेशा वो 40-45 प्लस हमेशा अपने पास चश्मा वो अगर लटका के रखते हैं तो वो अगर ओनली फॉर रीडिंग वो लगाएंगे। नोबडी वांट्स दैट। कोई नहीं चाहेगा कि मुझे विद एज जो एक नजदीक का चश्मा लगना है, वो हर कोई, एवरीबडी वुड वांट कि वो किसी तरह अवॉइड हो सके। नहीं, हर कोई चाहेगा कि वो जवान लगे। वो एक अलग चैप्टर है। बट क्योंकि आप एक आंखों के एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि किस तरह ये जो 40-45 के बाद पास का चश्मा लगना ही है, इसको किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं? अवॉइड तो करना मुश्किल होता है बेसिकली बिकॉज दी अकोमोडेशन कम होती है। अभी बेसिकली आई एक्सरसाइज, योगा वोगा वगैरह, उससे हो सकता है कि यू मे विद गुड न्यूट्रिशन एटसेट्रा यू मे बी एबल टू पुश इट बाय अ कपल ऑफ इयर्स, बट एंड यू मे बी स्ट्रेनिंग। नॉर्मली अगर आप देखते हैं कभी कोई थोड़ा सा उम्र का, उससे भी अंदाजा लग जाता है कि व्यक्ति यहाँ रखने की जगह अगर यहाँ रख के पढ़ रहा है तो दैट मीन्स यू आर पुशिंग योर डिस्टेंस सो दैट आपको कम अकोमोडेशन हो। एक अभी नई तरह की आई ड्रॉप भी इंट्रोड्यूस हुई है विच इज अगेन अ वेरी ओल्ड आई ड्रॉप, जिसको हम पाइलोकार्पिन बोलते हैं। ओके। एट्रोपिन एक दवाई थी मैंने बताई, एट्रोपिन का उल्टा काम करती है पाइलोकार्पिन। ओके। तो पाइलोकार्पिन प्यूपिल को छोटा कर देती है। तो जब भी व्यक्ति को पढ़ना होता है तो
देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अकोमोडेशन. हाँ. इन एडिशन टू अकोमोडेशन आपकी पुतली छोटी हो जाती है, अच्छा, छोटी हो जाएगी तो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो automatically- जाती है, उससे डेप्थ ऑफ फोकस बढ़ जाता है. तो अगर हम दवाई डाल के, मतलब बट दैट इज यू हैव टू कीप ऑन पुटिंग इट एवरी डे, दवाई डाल के हम प्यूपिल को छोटा करें. यदि आप देखिए, अगर आपका चश्मे का नंबर हो, अगर आप ऐसे करके देखेंगे तो आपका ज्यादा साफ हो जाएगा. अगर आप पूरी आंख से पूरे प्यूपिल से देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा. मुझे लगता था कि ये सिर्फ एक हम मजाक में ही ऐसे करते हैं और नहीं, क्लियर पिन होल दिखना शुरू हो है. जाता दैट है. इज अ पिन होल. आप कागज में That होल, really works. ओ इट्स अ पिन होल इफेक्ट. सो इफ अ पर्सन, सिंपल सा टेस्ट है ये भी, अगर कोई बच्चा है वो पढ़ नहीं सकता बोर्ड, हाँ. और आपने एक छोटे से कागज में या कार्डबोर्ड में एक छोटा सा होल बनाया, पेन की अपनी टिप से होल बनाया, और उसको बोलो ये होल से देख, वो पढ़ लेगा. अगर वो पढ़ लेगा तो इसका मतलब उसको चश्मे की जरूरत है. पिन होल से क्या होता है, आपकी लाइट जो है, जो साइड से लाइट है वो कट गई, राइट. सेंटर की लाइट हमेशा सटीकता से सेंटर में फोकस हो जाएगी रेटिना में. The periphery rays are not able to focus, so therefore you don't get this vision. So pinhole is a very fundamental test that we do for a patient जो हमारे पास आता है. अगर पेशेंट बोर्ड 6/6 नहीं पढ़ रहा, उसको आगे पिनहोल डाल दिया, 5 रुपए का आता है, 10 रुपए का आता है, प्लास्टिक के अंदर एक छेद होता है, वो डाल दिया, उसको बोलो पढ़ने के लिए. अगर वो पढ़ सकता है, दैट मीन्स उसको कोई पैथोलॉजी नहीं है आंख में कोई और, सिर्फ उसको चश्मे की जरूरत है. पाइलोकार्पिन हैज बीन अराउंड फॉर एजेस. काले मोती की दवाई है एक्चुअली ये, अच्छा. ग्लोकोमा के लिए यूज होती थी. ओके. तो बट नाउ इट इज बीइंग यूज्ड फॉर दिस एडवांटेज. अगेन साइड इफेक्ट, साइड बेनिफिट आई वुड से ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. बट अदरवाइज तो चश्मा लगाना पड़ेगा. अगर आप चश्मा नहीं लगाना चाहते तो यू कैन डू अ प्रेस बायोपिक लेंस एक्सचेंज, और यू कैन डू प्रेस बायोपिक लेसिक. ओके. Those are the things that you have to do. कंट्रोल हो जाएगा. ग्रेट. कैटरैक्ट एज की वजह से तो होता है, और भी कोई रीजंस होते हैं? Age related is the leading cause of cataract. You can be born with a cataract. You can have congenital or developmental cataracts. अगर आप दिवाली दशहरे में इंडिया में अनफॉर्चुनेटली पटाखा फूट गया आपकी आंख में, इंडस्ट्रियल ट्रॉमा, यू कैन डेवलप ट्रोमैटिक कैटरैक्ट. ओके, सो चोट लगने से कैटरैक्ट हो सकता है. Okay. We get lot of patients. We get patients for industrial injury. You get patients with shuttlecock injuries. So basically it hits you directly here, ball injury. So उससे आपका traumatic cataract होता है. कि ट्रॉमा की वजह से, ट्रॉमा की वजह से लेंस की प्रोटीन्स डिसरप्ट हो गई. चोट लगने से डायरेक्ट, जो कैप्सूल की मैंने बात करी थी, कैप्सूल रप्चर हो गया, तो उसके करके हो जाता है. उसके बाद आपका कैटरैक्ट मेटाबॉलिक डिजीजेस से हो सकता है. Oh, really? अगर आपको डायबिटीज है, Okay. अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, थायराइड के मरीज वगैरह है, पैराथायराइड, उससे एक्चुअली जिन चीज से आपकी लेंस के कैप्सूल की परमिएबिलिटी चेंज होती है, उससे आपको जल्दी कैटरैक्ट हो सकता है. ओके. एज रिलेटेड कैटरैक्ट जो है वो लीडिंग कॉज है. लीडिंग कॉज. बट यू कैन हैव अ कैटरैक्ट फ्रॉम 0 day, मतलब फ्रॉम बर्थ up to that particular time. So cataract can happen in any age. So that is a myth that cataract can only happen. Yes, most of the cataracts जो है वो age related होते हैं, age के साथ होते हैं, but otherwise also cataract हो सकते हैं for all these things. आंख के अंदर inflammation हो, uveitis, iritis, corneal ulcer, perforation वगैरह, तो उससे भी eye related concomitant problems है, उससे भी cataract हो सकते हैं. डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर अगर ब्लीडिंग वगैरह होती है या इंजेक्शन आजकल लगते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी से, उससे भी कैटरैक्ट जल्दी हो जाते हैं. बट डायबिटीज पर से इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्ली ऑनसेट ऑफ कैटरैक्ट. तो ये तो एक काफी कॉमन इशू होगा बिकॉज इतने सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं. कॉमन इशू आपको ये बोलें कि आप हिंदुस्तान में, again the data is not 100% accurate, but we are doing close to 85 lakhs to 1 crore cataract surgeries a year, which is more than US, Europe and China put together. Oh, put together. Put together. And we have only about 30,000 eye specialists. And out of which you can say that only about 18 to 20,000 eye specialists are operating eye specialists. That means That means that we have a lot of load for lot of cataract. load, and I would say this industry has a lot of scope. Oh yes, that is the fastest growing industry, has the highest CAGR. You're coming to a very different No, business model. I mentioned it because there must be a lot of aspirants listening to this conversation. They should understand the scope and the need. Eye is something which is having a lot of interest.
both from otherwise आई के सेंटर्स इम्प्रूव बड़ी सिग्निफिकेंटली कर गए हैं. कहाँ पे वो कैंप अप्रोच होती थी कि आप जाके इवन ट्रेन पे डॉक्टर आते थे, रेलवे स्टेशन पे सर्जरी कर दी, चले गए, लेंस नहीं डाला, सिर्फ लेंस को पीछे घेर दिया, जो काउचिंग बोला करते थे, जो कुछ भी है. सो द सटीकता, द प्रिसीजन, द कैन यू इमेजिन दैट इन ऑप्थेल्मोलॉजी there are more than a dozen different type of lasers that are being used of different wavelengths, क्योंकि आप आंख के हर पार्ट को विजुलाइज कर सकते हैं किसी तरीके से और उसकी टारगेटेड थेरेपी कर सकते हैं. So therefore it is a very high tech kind of a field, very precise, and things have improved significantly from a poor man's super specialization. It has become right there, like in US it is one of the most coveted specialities which is there. Exactly. And India also, especially for girls, we are getting 80% of our residents and fellows as girls. Oh wow. Because emergencies नहीं होती इतनी. So therefore it's a very and it's a good. good surgical field for young, and लड़कियां ज़्यादा मेहनती होती हैं तो इम्तिहान ज़्यादा अच्छी तरह पास करती हैं. So that is why. But yes, majority of the ophthalmologists are today ladies. Great. What are the top myths about cataract? पहली मिथ तो ये है कि जो आपने पूछ ही लिया कि भाई ये सिर्फ ओल्ड एज में होता है, आपको बिकॉज ऑफ अदर रीजंस कैटरैक्ट जल्दी हो सकता है. पॉइंट नंबर 2, लोग सोचते हैं कि ये बरसात में या गर्मियों के मौसम में कैटरैक्ट सर्जरी नहीं करानी चाहिए. वो गलत है. कैटरैक्ट सर्जरी जो है उसका सीजन का कोई इफेक्ट नहीं है बिकॉज ऑफ द एडवांसेस इन द कैटरैक्ट सर्जरी. पॉइंट नंबर 3 जो आपका है वो ये है कि जब तक मोतिया पूरी तरह पक ना जाए, पकने का मतलब पूरी तरह मैच्योर, यानी कि पूरा लेंस सफ़ेद ना पड़ जाए, तब तक आपको सर्जरी नहीं करानी चाहिए. कैटरैक्ट सर्जरी आज की तारीख में इज इंडिकेटेड एज एंड व्हेन अ पर्सन फील्स के उसको रोज़मर्रा का काम करने में दिक्कत हो रही है. और ये एक और मिथ है कि भाई आपको जो लेंस है वो इरिटेट करता है. जैसे आपने सवाल पूछा, जो लेंस जिस कैप्सूलर बैग में डाला जाता है उसमें नर्व्स नहीं होती हैं, तो यू डू नॉट फील दैट देयर इज एन एनी लेंस. प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, बड़े लीडर, सबका ऑपरेशन हुआ है, आपके फिल्म एक्टर्स वगैरह जो भी हैं सबका. सो बेसिकली गिवन एन एज एंड उसमें कोई ना बाहर से पता चलता है ना वैसे पता चलता है कि भाई आपका कैटरैक्ट है और कृत्रिम लेंस हो गया. एंड दी technique nowadays does not involve any significant bed rest. There is no bed rest. It is like a walk-in walk-out surgery. जो हम सर्जरी करते हैं वो ड्रॉप एनेस्थीसिया, लेसिक की सर्जरी भी ड्रॉप एनेस्थीसिया में होती है. We don't put the patient to sleep. व्यक्ति को सुबह बुलाते हैं और सर्जरी के बाद उसको आधे घंटे में भेज देते हैं घर. काला चश्मा लगा के जा सकता है. और कैटरैक्ट की एडवांसमेंट्स अब आज की तारीख में लेंस को छोड़ के टेक्निक में इतनी हो गई हैं कि इसमें कोई ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती है. चीरे के अंदर कोई टांका नहीं लगाना पड़ता. एंड ऑन एन एवरेज हाउ मच डज इट कॉस्ट? Okay, cost can be as low as 10,000 rupees. Okay. And it can be as high as 2.5 lakh rupees. Again, a wide range, and reasons be the same. No, the wide range is, one is whether you are doing a stitchless cataract surgery or you are doing with पुराने टाइप की स्टिच वाली करते हो. लेंस आप नॉन फोल्डेबल डाल रहे हो या फोल्डेबल डाल रहे हो. लेंस टॉरिक डाल रहे हो या नॉन टॉरिक डाल रहे हो. लेंस आप ट्राईफोकल डाल रहे हो या मोनोफोकल डाल रहे हो. और लेजर वाली कैटरैक्ट सर्जरी करा रहे हो जो सेमी रोबोटिक फेम्टो कैटरैक्ट है, या दूसरी करा रहे हो. एंड देन also the surgeons can charge, but this is something that is covered by insurance, so often the prices are declared or decided. Ayushman Bharat में 7,500-8 हजार का रेट है. अच्छा, that is so that is where you can, but the lens is of a slightly monofocal kind of a quality that is there, but it is helping a lot in the prevention of blindness in India. Because unfortunately India में the leading cause of blindness is cataract, which we know that if we do a cataract surgery that can be reversed. In the West it is not cataract, it is diabetic retinopathy. Uncontrolled diabetic retinopathy can give rise to blindness. Indian ophthalmology is doing a great job, I will say, because with so few आज की तारीख में रिवर्स है. हमारा स्किल सेट देखने के लिए बाहर से लोग और बाहर से ट्रेन होने के लिए इंडिया में आ रहे हैं फॉर स्पेसिफिकली फॉर कैटरैक्ट सर्जरी एंड इवन इन रिफ्रैक्टिव सर्जरी. आई थिंक
we as a country are doing very well in all the medical sectors, be it eyes or skin or gynecology, cardiology. यूएस में और यूके में स्पेशलिस्ट के पास पहुंचने के लिए आपको 1 महीना 2 महीने 3 महीने, कैटरैक्ट सर्जरी के लिए एनएचएस में 6 महीने की साल की वेटिंग है। और यहाँ पे आप आ जाएंगे तो आपको कल कैटरैक्ट कराना है, परसों कराना है, आपको कल वो हो जाएगा। तो दैट वे मतलब बेसिकली वी आर मोर लाइक quick turnaround and skill sets are very good and we are able to do the same thing at a fraction of the cost. Cost also, yes, very true. You must be witnessing a lot of foreigners coming for these surgeries, especially in India. When it is out of pocket, yes, there are a lot of foreigners and this is real medical tourism in the sense. The only जिसको हम कहते हैं कि ये जो हमारे को जिस चीज़ का दुख है वो ये है कि अभी कंट्री के अंदर फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है। अब होटल इंडस्ट्रीज भी इम्प्रूव कर रही हैं, ट्रांसपोर्ट भी इम्प्रूव कर रही हैं, सड़कें इम्प्रूव कर रही हैं। सो कैन यू बिलीव इट दैट बैंकॉक डज मोर देन 10 times of medical tourism than what India does? Oh yeah. Because they make special arrangements for people who are because coming the overall experience they're overall able to provide. experience is there. So basically it's आपको वीजा मिलने के लिए उनको दिक्कत होती है जो कुछ भी है। कोविड के बाद ऑब्वियसली एकदम रुक गया था, बट इट्स बैक अगेन। एंड मेडिकल टूरिज्म, NRIs, लेजर विजन करेक्शन वगैरह जो है दैट इज एन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। तो वो आएंगे, अपना लेजर विजन करेक्शन करेंगे और आगे अपना जो छुट्टी मनानी है जो भी रिश्तेदारों को, बिकॉज देयर इज नो बेड रेस्ट एंड थिंग्स लाइक दैट। Right. बट मेडिकल टूरिज्म इन लार्ज मल्टी स्पेशलिटीज हॉस्पिटल्स, इट्स a reasonable percentage of patients that are coming. चलो, आई होप कि इंडिया और ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करे ताकि हमारा मेडिकल टूरिज्म को और ज़्यादा सपोर्ट मिले, तो वो हर तरह से अच्छा है कंट्री के लिए। India is only one way to go and that's up. Until of course something happens wrong, because you have the biggest intellectual capital. Absolutely. You have a large number of medical colleges if you look specifically for healthcare. Yes. And the quality of training is good. और दूसरा ये है, चाइना के कंपैरिजन में हमें मेडिसिन अंग्रेजी में पढ़ाई जाती है, वहाँ चाइनीज में पढ़ाई जाती है। You can actually, that's another strength point, we have. Very good. And all thanks to doctors like you, because of whom हम यहाँ तक पहुँचे हैं और इतना credibility सेट कर पाए हैं हम पूरे वर्ल्ड फ्रंट पे। The most successful immigrants in US are doctors. If you look at the per capita income of a doctor who has gone from India and is working in US, they far outreach despite all odds, the other things. Great. So doctor, with this we have come to the end, and there's an interesting rapid fire round. Most common eye care mistakes Indians make? Not getting your eyes checked and not wearing glasses when you need to wear glasses. Practical tips for digital detox. I am emphasizing on the word practical because कहना digital detox is very simple, but actually doing it is not. So practical tips for digital detox: use only when mandatory. Children, no. Less than 2 years, no. 2 to 5 years, maybe 1 hour a day. And then as per need-based, what is there? Use adequate brightness. Don't be this thing. You can use the adequate distance. Posture is very important. Again, outdoor activities to keep good hygiene for the eye. Lubricating eye drops. Using of glasses. If you require to wear glasses, use them. And maybe screen to protect harmful rays that are coming there. And not work in the dark with screen, and not do it for prolonged periods. Okay. Do you believe in having, because these days a lot of people believe in going on a digital detox for a day. So let's say the entire month they will be all into their devices and everything, but then they'll take out one day on which they'll do a complete detox. I don't think that makes a Does difference. That work? No, I don't think that works. But basically overall आपको जो digital usage है वो कम करे। There बिल्कुल strong evidence है, बहुत strong evidence है कि जितना ज़्यादा आप नज़दीक का काम करेंगे उतना आपको चश्मे का नंबर और मायोपिया और आई स्ट्रेन, red scratchy eyes, headache, postural problem, all those things can happen with a lot of use of digitals. Any such moment in your career which gave you goosebumps? Operating on the most powerful person in India. Who is?
Not to name. Any hints? Obviously some prime minister or something like that. Guess कर पा रहे हो तो फिर comment करो. Your youngest and your eldest patient. Youngest cataract surgery I have done on a 26-day-old child. Oldest cataract surgery mid-90s. Oldest refractive surgery patient has been 80 years old. One of the underrated eye health tip which people don't really follow and they should follow. I would say कि जब तक मोतिया पक ना जाए तब तक ऑपरेशन नहीं कराते तो दे अंडररेट कैटरेक्ट सर्जरी. दूसरा अंडररेटेड इज के बच्चे को पूरा चश्मे का नंबर नहीं लगाना चाहिए. कम लगाओगे तो चश्मा ज़्यादा बढ़ेगा नहीं. आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ भी काम किया है. कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहोगे? एक सेलिब्रिटी के साथ काम किया तो वो उन्होंने बोला कि सर्जरी के बाद काला चश्मा लगाते हैं. तो वो कहते हैं जब मैं पार्लियामेंट हाउस गया तो मेरे को लोग कहते हैं कि भाई आप तो दिलीप कुमार लग रहे हैं. That's another hint. No, this is another politician. How do you handle patients who want to go for vision correction surgeries but they are psychologically not ready for it? Oh, I think it's your demeanor, it's your confidence, and that confidence comes from within. कि आप उस व्यक्ति को कितनी अच्छी तरह उसके क्वेश्चंस को सेटिस्फाई कर लेते हैं. तो उसके ऊपर एंड देन टेलिंग द पेशेंट कि भाई हमने सब आपके टेस्ट किए हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास सबसे बढ़िया है और उसके बेसिस पे यू नीड नॉट वरी एंड यू नीड नॉट हैव एनीथिंग. Worst comes worst, we will be able to handle if there is anything. So I think it's mostly, as I told you, it's word of mouth. It's your reputation that precedes you when a patient is coming to you कि भाई उसने करा है कि नहीं. बट पेशेंट को सहानुभूति देनी होती है कि एक बच्चे जो होते हैं वो अक्सर कहते हैं दर्द होगी ये होगा, तो वो उनको बोलना है दर्द बिल्कुल नहीं होगी. और दर्द बिल्कुल नहीं होती. नहीं, दर्द बिल्कुल नहीं होती. और मैं कहता हूँ कि आज तक मेरी टेबल से कोई पेशेंट उठ के भागा नहीं है. Perfect. Great. That's all. Thank you so much. It My was pleasure, very जी. insightful. Very insightful. और बहुत सारे मिथ्स ब्रेक करे आपने, बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत पेशेंस के साथ आपने बहुत डिटेल में समझाया. आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कॉन्वर्सेशन. यू वर सेइंग समथिंग. No, my pleasure. It was nice being with you and participating in your show. थैंक यू सो मच. आई रियली होप कि आज की कॉन्वर्सेशन हमारी ऑडियंस को भी बहुत फ्रूटफुल लगी होगी. गाइज, आपने क्या सीखा, क्या आपका की टेक अवे है या वो कौन सा मिथ है जो आज की इस कॉन्वर्सेशन से ब्रेक हुआ है? प्लीज let us know in the comments below, and don't compromise on your vision. Trust your expert.